नमस्कार, नमस्ते यूपी के आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा तो उद्देश्य है कि आपको ढेर सारी नई जानकारियों से अवगत कराने के साथ ये भी बताएं कि वो आपके जीवन का हिस्सा कैसे बन सकता है और जीवन में हो रही ढेर सारी घटनाओं को आप किन नए नए नज़रियों से देख सकते हैं, उनका समाधान कैसे निकाल सकते हैं और अपने जीवन को एक बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। यही कार्य है हमारा और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और जानते हैं कि आज हमारे पिटारे में ऐसा कौन सा विचार है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज का हमारा विचार है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला जी ने ये बात कही है और दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया के विकास के लिए, अपने खुद के विकास के लिए तमाम पर्यायवाची हैं जिसके साथ इसको जोड़ के आप देख सकते हैं। और आज के समय में जब कोरोना ने पूरे विश्व पे अपना एक पकड़ बना रखा है और इस समय पे हमारे दिमाग में हम कुछ भी करें, सबसे पहला जो एक चीज़ है, जो एक चिंता है जो हमारे दिमाग में रहेगी वो है कोरोना। इसलिए इस बात को ज़रा सा भी अपने दिमाग से हटाइएगा मत। वैक्सीनेशन लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, ध्यान रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और याद रखिए कि दूरी ही लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आता है। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा मुद्दा किस प्रकार इस कोरोना के विचार को अपने में समाये हुए है। हमारा आज का मुद्दा है कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था। आपके घर में बच्चे हों, आप खुद बच्चे हों या आप माँ बाप हों, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार कोरोना से ग्रसित है या कोरोना की वजह से उसने अपना एक रूप बदल दिया है, इस सब से हम सब बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। लेकिन तब भी परिचित होना, उससे अवगत होना, उसके बारे में जागरूक होना या उन समस्याओं को किस तरीके से हम अपनी सकारात्मक विचार में बदल दें, उसको किस तरीके से उपयोगिता में ले आएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इसी चुनौती को पूर्ण करने के लिए, इसी विचारों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ, हमारे एक्सपर्ट। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं इग्नू में। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद है सीमा घोष जी, जो कि हेड मिनिस्टर है। आप जो है प्री प्राइमरी स्कूल में इंचार्ज हैं और बहुत लंबे समय तक आपने इस क्षेत्र में अपना एक अनुभव हासिल किया है। तो उम्मीद है कि आज का चर्चा जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारे नए बिंदुओं पे बात करेंगे जहां पे हम डिस्टेंस लर्निंग जो पहले से ऑनलाइन थी वो किस प्रकार से कोरोना के साथ चुनौतीपूर्ण रही है, और बच्चे जिनके सामाजिक जीवन की शुरुआत ही स्कूल से होती है और आज वो घर में सीमित हो गए हैं, तो वो टीचर्स जो ट्रेंड है बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए, वो किस प्रकार ऑनलाइन चीज़ों के माध्यम से उनको वही अनुभव प्रदान कर पा रही हैं। ये सब कुछ प्रमुख प्रश्न है जिसके बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद आपका। लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी आप लोगों का अनुभव कैसा रहा। अनिल जी, आप जिस प्रकार से पहले काम कर रहे थे और अब जैसे काम कर रहे हैं, उसमें आपने किस प्रकार के बदलाव देखे हैं? देखिए, पहले जो काम कर रहे थे, आज जो काम कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल फ़र्क है। पहले हम लोग ओपन डिस्टेंस लर्निंग में भी काफ़ी कुछ फेस टू फेस, जैसे हमारी काउंसलिंग सेशंस होती थी, वो ज़्यादातर फेस टू फेस होती थी। उसके साथ बाकी मोड भी, जैसे हमारा विश्वविद्यालय तो जब से बना है 1985 से, तभी से ये था कि जो भी हमारे देश में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसका हम तभी से यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा खुद का ज्ञान दर्शन चैनल है, उसके माध्यम से टीवी में भी हमारे प्रोग्राम्स आते हैं,
ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशंस हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, लखनऊ में भी हैं, उसके माध्यम से भी हम इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन कई सारे हमने नए मोड भी फॉलो कर लिए, जैसे अभी हमारी जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो गूगल मीट के थ्रू, जूम्स के थ्रू, वेबएक्स के थ्रू, उसके अलावा जो है हमारा फेसबुक लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, उसमें जो भी वीडियो बनते हैं उसको भी हमारा ई ज्ञान कोश है, वहाँ पे हम उन वीडियोस को लोड करते हैं कि बच्चा बाद में भी देख सकता है। मैं खुद आपके ई ज्ञान कोश को इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने रेडियो ज्ञानवाणी रेडियो की बात की थी, एक हमारा वेब एनेबल्ड रेडियो सर्विस भी है जिसको कि हम ज्ञानधारा कहते हैं। ज्ञानधारा के थ्रू भी हम लर्नर्स को ऑनलाइन काउंसलिंग देते हैं। तो ये सारे माध्यम हैं। शुरू में लोगों को लग रहा था, क्योंकि हम जो रिसोर्सेज लेते हैं, जो रिसोर्स पर्सन्स लेते हैं, वो नॉर्मली कन्वेंशनल एजुकेशन के होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की एक्सपर्टीज़ नहीं थी, लेकिन उनको भी ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैम, आप तो अभी बहुत ज़्यादा अनुभव आपने प्रदान किया है, और आपके पास जितना भी अनुभव है वो है कि हम किस प्रकार से बच्चों को एक सामाजिक व्यवस्था में ट्रेन करें। बच्चे नई जगह पे आएंगे तो उनके व्यवहार में बहुत सारा बदलाव आता है, और उनको देख के ही हम उस चीज़ को समझ भी पाते हैं। बिल्कुल। और तभी हम उन पे कार्य करते हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन में ये चीज़ें कैसे बदल गई? आपके अनुभव में किस प्रकार का बदलाव आया? देखिए, पढ़ाई अभी भी वैसे चल रही है जैसे चल रही थी। बच्चे पहले स्कूल आते थे, बहुत खुशी खुशी आते थे, कई लोग बस से आते थे, अपने पेरेंट्स के साथ आते थे, टीचर से मिलकर बहुत खुश होते थे। लेकिन मेरे हिसाब से कोई कमी अभी भी नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे से, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में स्विच हो गए हैं, गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, और जो बच्चे गूगल मीट के थ्रू कभी कभी अवेलेबल नहीं होते, किसी के घर में एक ही मोबाइल है वो नहीं कर पाता, तो हम लोग उनको व्हाट्सएप में पूरे नोट्स भेजते हैं। बच्चे उन नोट्स को बाद में भी देख सकते हैं और पूरा काम अच्छे से कॉपी में, टीचर्स जो है टाइम टू टाइम बच्चों को, पेरेंट्स को कॉल करती हैं, उनको सब कॉल करके बता देते हैं। अगर जो गूगल मीट में नहीं है, गूगल मीट में सारा कुछ बताती टीचर्स, लेकिन अगर गूगल मीट में नहीं है कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स, तो उनको वो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप से घर पे भी हम लोग 1-to-1 फेस टू फेस हम लोग वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं जो कि हमारे स्कूल में हो रहा है, कैसे हो रहा है, बल्कि बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हो रहा है। इससे ये हो रहा है कि इवन पेरेंट्स जो कि स्कूल में आते थे वो क्लास नहीं देख पाते थे, लेकिन अब पेरेंट्स भी हमारे बहुत खुश हैं कि हर चीज़ वो लाइव देख पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ते हुए देख पा रहे हैं, और कैसी हमारे स्कूल की पढ़ाई हो रही है वो भी वो कर पा रहे। तो ये बहुत अच्छा, मतलब नेगेटिविटी है कोरोना की कि भाई हमको बच के रहना है, ग्लव्स पहनने हैं, सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क पहनना है, बहुत अवेयरनेस होनी है, केयरफुल रहना है। लेकिन इसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ हुई है। हम लोग कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि हम मोबाइल में फ़ोन के अलावा और भी कुछ करेंगे। देखिए आज ये माहौल हो गया कि मतलब हम लोगों ने भी, बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी कई चीज़ें ऐसी सीख गए जो कि जिनको मोबाइल के बारे में कुछ अवेयरनेस ही नहीं थी। हम लोग खाली फ़ोन से एक दूसरे से कम्यूट करते थे। लेकिन अभी जो समय है, पहले हम लोग ट्रेंड नहीं थे इस चीज़ के लिए, हमको कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं दिया गया था। तो इतने कम समय में आप लोगों ने कैसे काम किया अपने स्किल डेवलपमेंट? देखिए मैम, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। डेफिनेटली। और ये अपनी अंदर की इच्छा होती है, जो कि आप अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं आप सीखते हैं। हम लोगों ने सीखा है और ऐसा सीखा है कि हम लोग अब काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, और मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम लोग, मतलब जो न्यू जनरेशन से भी हम आगे निकल गए। बिल्कुल। हम खुद अपना एग्जांपल भी दे रहे हैं कि मेरी जो एज है उस हिसाब से, मतलब मैंने कई चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे टाइम में थी ही नहीं, बिल्कुल मोबाइल व्हाट्सएप कुछ नहीं था। और अब धीरे धीरे ये हो गया कि हम लोग वीडियो एडिटिंग कर ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, नोटिस सब कुछ कर रहे हैं, और इवन हम एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। अनिल जी, आपके यहाँ तो ये सब चीज़ें पहले से ही होती आ रही थी, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग का तो मतलब ही यही है। बिल्कुल। लेकिन एग्जामिनेशंस ऑनलाइन नहीं हो रहे थे। एग्जामिनेशंस के लिए तो हम ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास तो भी वही तरीका था। बिल्कुल। देखिए, आपको पहले से भी पता है कि इग्नू की जो परीक्षाएं हैं वो जब से विश्वविद्यालय बना है एक नकल विहीन इन्वायरमेंट में होती है। उस चीज़ को हम लोगों ने कोरोना काल में भी, हमारा एग्जामिनेशन आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर के महीने में हुआ है, जो जून में होना था। चूँकि उस समय स्थिति काफ़ी गंभीर थी, तो हम लोग जून में न करा के सितंबर अक्टूबर में कराया, और हमारी जो पद्धति थी बिल्कुल पहले जैसी थी। बस हमने ध्यान ये रखा कि कोरोना की वजह से डिस्टेंसिंग फॉलो की, जैसे एक बच्चा बैठा फिर हमने एक छोड़ दिया, फिर दूसरा बैठा, इधर भी इस तरीके से करके एग्जामिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एक हम लोगों ने चेंज रिजल्ट में ज़रूर किया,
क्योंकि विद्यार्थियों का एग्जामिनेशन लेट हो गया था, तो प्रतिदिन जो आंसर स्क्रिप्ट चेक हो जाती थी उनका रिजल्ट डेली टू डेली बेसिस पे निकल जाता था। Very nice. उससे फायदा ये हुआ कि जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते, चूंकि हमारे यहाँ मिनिमम ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन भी होता है, तो अब पता चला किसी ने बीए में एडमिशन लिया, वो ऑलरेडी 5 साल, उसका 3 साल की जगह 5 साल यूज हो गया है, तो छठे साल में है, उसका एक पेपर बाकी है, तो उस एक पेपर का रिजल्ट अगर एग्जामिनेशन के एक हफ्ते में निकल गया तो उसको तुरंत मार्कशीट डिस्पैच हो गई। तो जो समय एग्जामिनेशन शिफ्ट होने में लगा, मार्कशीट मिलने में, उसको हमने कंपनसेट करने की कोशिश की। और अभी भी वही सिस्टम चल रहा है। अभी तो हमने दूसरा एग्जाम भी कर लिया फरवरी मार्च में, वो भी उसी तरीके से हुआ। बिल्कुल, और अंत में वही बात आती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस कोरोना काल में शिक्षकों, जो हमारे शिष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके अनुभव कैसे रहे, उन्होंने किस तरीके से अपने कार्य को अच्छे से निभाया है। चलिए देखते हैं। गीता सिंह, मैं कंपोजिट विद्यालय रावत पाठशाला नगर क्षेत्र गोरखपुर में कार्यरत हूँ, सहायक अध्यापक के पद पे। पिछले साल जब कोरोना के कारण विद्यालय बंद हुए तो बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हुई। उसके बाद बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए हम लोगों ने, जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स थे, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिस पे हम लोगों ने शिक्षण सामग्रियों को साझा किया, और बच्चों को हम लोगों ने दीक्षा ऐप भी डाउनलोड कराया जिससे वो घर पे भी बैठ के सेल्फ स्टडी भी कर सके, क्योंकि दीक्षा ऐप पोर्टल पे बहुत सारे शिक्षण मटेरियल अवेलेबल है बच्चों के पाठ्यक्रम से भी रिलेटेड। और इसके साथ ही साथ जिन बच्चों के, बहुत सारे हमारे विद्यालय में ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं थी, तो उनके वो इस सुविधा का फ़ायदा, इस हमारे इस चलाए हुए कार्यक्रम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो हम लोगों ने उनको, उनके पेरेंट्स को हफ्ते में स्कूल में बुला के एक दिन उनको हम लोग उनके बच्चों के लिए कार्य देते थे, घर का कार्य, जिससे बच्चे पढ़ाई कर सके। साथ ही साथ हम लोगों ने उनके पेरेंट्स को ये भी बताया कि टीवी और रेडियो के माध्यम से सरकारों द्वारा बहुत सारे शिक्षण कार्यक्रम को साझा किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आकर्ष सिंह है। मैंने जयपुर से बीटेक कर रखा है और पिछले 2 सालों से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इग्नू से। परेशानी ये हुई थी कि पिछले साल जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आया तो उस समय हम लोगों के लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई थी, बट स्टिल इग्नू ने हम लोगों की काफ़ी हेल्प करी अपना स्टडी मटेरियल डिलीवर करने में। जो हमें असाइनमेंट्स देने होते थे वो इग्नू ने हमें ऑप्शन दिया कि हम ऑनलाइन सबमिट करें, जो कि बहुत हेल्पफुल था। लॉकडाउन था, बहुत मुश्किल था कहीं भी ट्रैवल करना, जाना, असाइनमेंट्स सबमिट करना। ऑनलाइन देने से हम लोग को बहुत आराम इसलिए था कि हर कोई अपने घर से सबमिट कर सकता था। दूसरी चीज़ ये, हमारे एग्ज़ाम्स भी डिले हुए थे जब उन्होंने इस बारे में रियलाइज़ किया कि काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है विद्यार्थियों को अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक आने में। तो ये सारी चीज़ें पिछले साल काफ़ी हेल्पफुल थी। इस साल भी कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए हमारा स्टडी मटेरियल और बाकी चीज़ें डिलीवर होने में। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इग्नू इसी तरीके से भी आगे काम करेगा कि अगर हमारा असाइनमेंट सबमिशन हुआ तो उसका मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन सेंटर्स का मैनेजमेंट, तो इसी चीज़ को लेके मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी अभी तक मैं बहुत ही खुश हूँ, ना सिर्फ इग्नू बट ओवरऑल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ जो हमें आज स्टूडेंट्स हेल्प मिली है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आगे भी इस चीज़ के बारे में हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में हेल्प मिलती रहेगी। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह, कंपोजिट विद्यालय लक्ष्मीनगर, क्षेत्र नौतनवा, जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। विगत वर्ष पूरे विश्व के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरे कोरोना वायरस ने समूची धारा के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों के पहियों पर दीर्घकालीन ब्रेक लगा दिया था, जिससे आज तक भी हम पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। और अब कोरोना वायरस के फैलाव की दूसरी लहर ने हमें पुनः सशंकित कर दिया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कोरोना के संक्रमण से मासूम जिंदगियों को बचाने के लिए 14 मार्च 2020 से ही सभी विद्यालयों को अग्रिम आदेशों तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। सत्र के अंत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने से बच्चों की सत्र की अंतिम परीक्षाएं तक नहीं हो सकी, किंतु सरकार, विभाग और शिक्षकों के प्रयास से आशा की लौ को बुझने नहीं दिया गया।
मेरा नाम आशीष हिनेत है और मैं कोविड के स्टार्टिंग के टाइम पे मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की छात्रा थी। कोविड की स्टार्टिंग के टाइम पे हम लोग का, क्योंकि हमें लगा कि ये कुछ दिन की बात है, तो हमारा जब कॉलेज बंद हुआ तो हम तुरंत घर आ गए और हमने अपनी सारी बुक्स वगैरह हम लेके नहीं आए, जिसकी वजह से जब छुट्टियां बढ़ने लगीं तो हमारी पढ़ाई में दिक्कतें होने लगीं। क्लासेस तो हमारी ऑनलाइन हो जाती थी और पर समस्या बुक्स की, रिसर्च मटेरियल की, जो केवल कॉलेज के इंटरनेट के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते थे। तो उसमें हमारे कॉलेज ने हमारी बहुत हेल्प की, क्योंकि उन्होंने हमें जितनी भी लाइब्रेरी की एक्सेस दी ताकि हमने बुक्स एक्सेस कर सकें, और हमें डिफरेंट रिसर्च पब्लिकेशंस की भी एक्सेस प्रोवाइड करवाई, जिसकी वजह से हमारा कोई भी काम रुका नहीं और हमने पूरी तरीके से अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसके बाद हमें जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट भी प्रोवाइड कराया। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार से काफ़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और काफ़ी समस्याओं से जूझते हुए हमने पढ़ाई को रुकने नहीं दिया, ना ही शिक्षकों ने, ना ही हमारे बच्चों ने। और यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, पहले मैं सर से पूछूंगी फिर मैम आपके पास आऊँगी। शिक्षा व्यवस्था पहले ही बहुत महंगी थी और हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो वर्गीकरण है अमीर गरीब का, वो हमें बड़े ही आम रूप से देखने को मिलता है, ये एक सत्य है। ऐसे में कोविड में ये शिक्षा व्यवस्था अचानक से महंगी तकनीक की वजह से हो गई, क्योंकि कभी हमें तकनीक एक सिर्फ मनोरंजन का साधन लगता था, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अपने भविष्य को भी इससे बना पाएंगे। और ऐसे शॉर्ट नोटिस में जब घर में आय के साधन नहीं है, हमें तकनीक को महत्व देना पड़ रहा है। इंटरनेट का खर्चा एक बड़ा ही परमानेंट खर्चा हो गया सर, तो इस पे आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो आप ठीक कह रही हैं कि खर्च तो थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि बिना हमारे यहाँ भी ज़्यादातर, अगर हम इग्नू की भी बात करें तो ज़्यादातर सर्विसेज इंटरनेट के ही थ्रू हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे ज्ञानवाणी हो तो रेडियो है, अगर आपके पास कैसा भी रेडियो है तो आप उससे कर सकते हैं। थोड़ा तो बढ़ा, लेकिन अब ये है कि विद्यार्थियों ने उसको मैनेज किया। और अगर हम अपने विश्वविद्यालय की बात करें तो हमारे यहाँ तो फीस बहुत ही कम है, मतलब फीस बहुत ही कम है। उस फीस में हम मटेरियल भी देते हैं, सारी सर्विसेज भी देते हैं। हाँ, लेकिन ये आपकी बात सही है कि एटलीस्ट विद्यार्थी को एक मोबाइल की तो ज़रूरत पड़ी, और जिस मोबाइल से वो सारी चीज़ें देख सकते हैं उसकी कम से कम भी कीमत 5-6 हज़ार है। और मुझे जानकारी है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी तो ये इग्नू तो जन जन का विश्वविद्यालय है, तो हमारी तो पहुंच सभी जगह है, जैसे जेलों में भी है, गांव में भी है, तो उन सब जगह बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत हुई, बट लोगों ने मैनेज किया। जैसे गांव में था, चूंकि हम लोगों ने फिजिकल विजिट्स भी बाद में की जब थोड़ा माहौल ठीक हुआ, तो गांव में था कि लोग ग्रुप में कर ले रहे थे। जैसे एक व्यक्ति के पास फैसिलिटी थी, एक बच्चे के पास, तो बाकी लोग भी साथ में बैठ जाते थे। जैसे जेलों में भी हमारे सेंटर्स हैं, तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि अपने जो है जेल की तरफ से व्यवस्था की गई, सारे बंदी एक साथ बैठ के कर लिए, तो इस तरीके से मैनेज किया गया। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि कम से कम उनको एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत थी जिससे कि वो अपने आप को कनेक्ट कर सकें और पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते। बिल्कुल, और वो भी कोरोना काल में जल्द से जल्द वो हमारे हाथ में आए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तो रहा कि एक समस्या बच्चों की तरफ से थी, उन्होंने किसी न किसी तरीके से उसका समाधान निकाला। लेकिन जो हमारे स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते थे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन महत्वपूर्ण और है भी, तो हमारे पास लैब होती थी, उसमें बच्चा जाएगा, उसका इस्तेमाल करेगा, और पढ़ाई लिखाई की जगह पे फ़ोन निषेध है, ये नोटिसेस लगाने पड़ते थे। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम, स्कूल में भी इंटरनेट का कनेक्शन बेहतर मिल जाए, मैम आपको कैसी चुनौतियाँ देखनी पड़ी इसके लिए? देखिए, हमारे स्कूल ने तो बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया है। उन्होंने जो उनके कनेक्शंस थे, एयरटेल के थे, जियो के थे, उन्होंने और बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है, हर फ्लोर पे राउटर्स लगाए हैं, इंटरनेट कनेक्शंस दे दिए हैं। और अगर स्कूल में टीचर्स ऑनलाइन क्लास वहाँ से लेती हैं तो उनको अपना डेटा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। लेकिन हाँ, जो टीचर्स घर पे हैं, नहीं आ पाई हैं किसी वजह से, वो लोग घर से भी कुछ टीचर्स पढ़ा रही हैं, कुछ टीचर्स स्कूल में आ रही हैं, तो उस तरह से हम लोगों ने ड्यूटीज़ भी डिवाइड कर रखी हैं टीचर्स की। लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, बल्कि हमको तो ये लगता है कि ये वाईफाई होने से, ऐसी इंटरनेट से पढ़ाई होने से ये हो गया कि और अच्छा हो गया। मतलब पेरेंट्स इतने सेटिस्फाइड हैं इस पढ़ाई से कि ऑनलाइन हम हर चीज़ देख पा रहे हैं।
तो चुनौतियां यही थी कि पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना, ये थी मेन चुनौती हमारी। और वो पेरेंट्स बहुत ही सेटिस्फाइड हैं कि स्कूल ने हमारा इतना बढ़िया इंतजाम करा है, सब कुछ दिया है हमारे बच्चों के लिए कि ठीक है थोड़ा बहुत उनका भी खर्चा हो रहा है, लेकिन फिर वही बात जैसे सर ने बताया कि एक दूसरे की हेल्प से, जैसे नेबर्स हैं मे बी वो भाई बहन है वो एक साथ बैठ जा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे जो गूगल मीट नहीं कर पा रहे, क्लासेस क्लैश कर रही हैं, तो वो लोग बाद में व्हाट्सएप के थ्रू देख ले। कुछ लोग गांव में हैं, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, वो लोग फिर बाद में व्हाट्सएप के थ्रू देखते हैं, मे बी उतनी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल रही जी है। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, इसमें मैं एक चीज़, शहरों में हमें दिक्कत नहीं हुई क्योंकि शहर के जो भी स्टूडेंट हैं ज़्यादातर को एक्सेस है घरों में, क्योंकि हम लोग वो की पहुंच व्यवस्था गांव बनी में भी हुई है, है, बट हाँ। गांव में काफ़ी दिक्कत हुई। जैसे मोबाइल ही रिचार्ज कराना है, हाँ। तो हमारे तो ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनको कि साइकिल से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक जाना पड़ा मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। तो प्रॉब्लम तो थोड़ी आई, बट विद्यार्थियों ने हिम्मत नहीं हारी और ओवरऑल उन्होंने, मुझे लगता है कि इसकी वजह से ज़्यादा रुकावटें नहीं आई। कुछ 1-2% ऐसे हो सकते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही फाइनेंशियल खराब रही होगी, तो शायद वो मिस कर गए, अदरवाइज ज़्यादातर ने किया। शहरों में तो दिक्कत तो मुझे लग रहा है ना के बराबर है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था पहले से ही पहले है से। और हमने सब मैनेज कर लिया। लेकिन जहाँ पे बिजली की समस्या है, जहाँ पे हर चीज़ों की अवेलेबिलिटी की समस्या है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसके साथ एक और आखिरी प्रश्न है, संक्षिप्त में आप लोगों के विचार जानना चाहेंगे और बहुत सारे दर्शक भी हमारे इस बात से अवगत करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है सर, मैम, जिनको कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए, शिक्षा व्यवस्था पे कभी असर नहीं पड़ सकता। आज इस कोरोना ने उस पर भी एक बहुत बड़ा असर डाला है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं देखिए, इससे तो आपको एग्री करना पड़ेगा, लेकिन जैसे हमारे विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से काम किया, तो हमने अपने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार किया। उनका स्किल इंप्रूवमेंट हुआ। हाँ। जो बच्चे गांव में थे, कहीं भी थे, जैसे मैडम ने भी बताया, उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। देखिए, टीचर्स के एंड पे प्रॉब्लम कम थी, उनके पास तो पहले ही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने चूंकि इस पीरियड में इतना फाइट किया अपने रिसोर्सेज को अरेंज करने में, पढ़ने में, एग्जामिनेशन देने जब आए हो, तो हमारे यहाँ तो दूर दूर से ही बच्चे आते हैं, तो उसमें भी उनको फाइट करना पड़ा। जरूरी नहीं कि सभी के पास कार है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए तो डर से आए, मास्क पहन के आए, और यही नहीं, एग्जाम देने के बाद भी जब गए तो उनको हफ्तों डर बना रहा कहीं कोरोना हो ना जाए। तो इन सब में जो उन्होंने स्ट्रगल किया, मुझे लगा उससे वो स्ट्रेंथन भी हुए। बिल्कुल। तो फ्यूचर में जो उनका कैरियर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कोरोना आज है, कल चला जाएगा, साल 2 साल में हम लोग पूरी उम्मीद करते, लेकिन उन्होंने जो एक फाइटिंग अप्रोच रखा, जिस इस इन्वायरमेंट में भी जिन लोगों ने अपनी डिग्रीज को पूरा की, या फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी सेकेंड ईयर में गए, थर्ड ईयर में गए, तो मुझे लगता है कि आगे वो अपना तो उनका खुद का डेवलपमेंट हुआ, फ्यूचर में उनको एम्प्लॉयमेंट में भी सुविधा मिलेगी और साथ साथ हमारे देश के विकास में भी जरूर भाग सहायता होगी। और कहते हैं ना कि हमारी जो जरूरत है वही जननी है आविष्कार की। तो हम जैसी समस्या में पढ़ते हैं, हमारा दिमाग एक अलग प्रकार से कार्य करता है और हमें अलग अलग रास्ते कि हम कैसे समस्या का समाधान कर ले उसकी तरफ ले जाता है। तो कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना कहीं जा नहीं रहा, और हमें यहीं रहना है और अपने जीवन को चलाते रहना है। इंतजार में नहीं रहना कि अब चला जाएगा तब सोचेंगे कि क्या कहना है या क्या करना है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा आपकी सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। सारे प्रिकॉशंस लीजिए, वैक्सीनेशन पे, सरकार पे, अपनी व्यवस्था पे भरोसा रखने के साथ उसमें अपना योगदान भी दीजिए। सर, मैम, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद आप।
हेल्थ। नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का मिशन हेल्थ के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिंदु प्रकाश सिंह जी और डॉक्टर निशांत भारद्वाज। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप संस्थापक और प्रमुख वैज्ञानिक हैं कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब के। ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से आपके आज के विषय से संबंधित जो भी सवाल हो उनको आप पूछ सकते हैं। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि खुशहाल परिवार के लिए हमें क्या करना चाहिए? और दर्शकों, अब बारी है कोविड संदेश की। किसी व्यक्ति को कोरोना के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो वह तत्काल हमारे जो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टोल फ्री नंबर पर सूचना कर सकता है और उसको पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। दर्शकों, आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे एक नए अंक में हर शनिवार और रविवार साय 6:30 पर देखना न भूलें मिशन हेल्थ।